प्यारे प्यारे बच्चों, यदि आप क्लास 12th का स्टूडेंट हैं और आपका भी सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, क्या है आपका भी सब्जेक्ट ज्योग्राफी है जिसे कि हम लोग भूगोल कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो आज का क्लास आप सभी बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा वीवीआई होने वाला है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास में क्लास 12 ज्योग्राफी के टॉप 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएंगे, जो आपके परीक्षा में 100% यही प्रश्न आएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो यदि आप चाहते हैं ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव में पूरा में से पूरा सही करना, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। और सबसे पहला प्रश्न हमारे पास 1 नंबर का दिया गया है कि आसियाना का मुख्यालय कहां है दोस्तों। तो आसियाना का मुख्यालय कहां है, ऑप्शन नंबर 1 को सही कीजिएगा, जकार्ता है। ऑप्शन नंबर 1 को बिल्कुल बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। यदि आप पूरा नंबर लाना चाहते हैं वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, परीक्षा से पहले आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए बताइएगा, 2 नंबर का प्रश्न है कि वृत्ताकार बस्ती का प्रारूप किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो देखिए बाबू, जो भी वृत्ताकार बस्ती होता है उसका प्रारूप जो है, जो क्षेत्र में पाया जाता है उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, झील या तालाब के चारों ओर यहाँ पे वृत्ताकार बस्ती का प्रारूप पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 को सही कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रशासनिक नगर है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। तो प्रशासनिक नगर कौन सा है इसे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 को सही कर दीजिएगा, कैनबरा है। बिल्कुल बिल्कुल आप लगाते चलिएगा, प्रशासनिक नगर है। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास आ गया 4 नंबर का, तो सभी बच्चे बिल्कुल सही आंसर दीजिएगा और बताइएगा 4 नंबर प्रश्न में कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ कौन से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो सभी बच्चे जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना बाबू, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है। तो आप लोग जानवे करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कहाँ है, कैनबरा है। कहां पे, कैनबरा है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और कहते हैं बच्चों कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो चलिए बताइएगा 5 नंबर में कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां है बच्चों। थोड़ा सा यहाँ पे मारिएगा, जेनेवा। क्या विश्व व्यापार संगठन हमेशा याद रखिएगा जेनेवा में है, इसका मुख्यालय कहां है, जेनेवा में है। और उसके बाद 6 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जीन गोटमैन का संबंध निम्न में से किससे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए जीन गोटमैन का जो संबंध है, जो रिलेशन है, तो किससे है, यहाँ पे सन नगर से है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 को सभी बच्चे बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारे परीक्षा में आने वाला है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो सभी बच्चे एक बार यहाँ पे आंसर बताते चलिएगा, लगाइएगा, बताइएगा कि मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों। तो विनोद आपको याद होना चाहिए कि मानव भूगोल का जनक जो है राइट जेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए होगा, ऑप्शन नंबर 1 को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा, कभी भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। और 8 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से नियतिवाद के प्रवर्तक कौन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो नवनियतिवाद या नवनिश्चयवाद के प्रवर्तकों के बारे में बात करते हैं तो ग्रिफिथ टेलर को सही कीजिएगा। आप लोग बिल्कुल बिल्कुल लगाते चलिएगा, काफी ज्यादा वायरल प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। एग्जाम से पहले इस वीडियो को कम से कम एक बार दोबारा देख लीजिएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और हमारे पास दिया गया है कि नियतिवाद की अवधारणा किस विद्वान ने दिया है। तो नियतिवाद की अवधारणा किस विद्वान की देन है। तो इसका सही आंसर आप लोग क्या कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 को सही कर लीजिएगा, हम्बोल्ट और राइटजेल का देन है। सभी बच्चे ऑप्शन नंबर 1 को बिल्कुल बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन का सिंपल सा कहना है ना गोलू। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्रियाकलाप है। तो प्राथमिक क्रियाकलाप जो फर्स्ट सेक्टर का क्रियाकलाप कौन सा है बाबू। तो याद रखिएगा कृषि जो हमारा है ना जी, कृषि क्या प्राथमिक क्रियाकलाप है, बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास 11 नंबर का दिया गया, 11 नंबर क्वेश्चन का सिंपल सा कहना है कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है दोस्तों। तो रोपण फसल मारिएगा, गेहूं नहीं है। क्या गेहूं रोपण फसल नहीं है। वही बात करते हैं, चाय रोपण फसल है, रबर रोपण फसल है और कॉफी भी रोपण फसल है। लेकिन हमारा जो ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल आप सही कीजिएगा, पूरा का पूरा तहलका मचेगा। और जो भी बच्चे अब की बार परीक्षा में ज्योग्राफी के पेपर में 90+ लाना चाहते हैं, इस वीडियो को जल्दी से जल्दी आप लोग पूरा तक देखिएगा और लास्ट में बताइएगा कि 50 में से आपका कितना सही होता है। और आप बताइएगा कि ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। तो देखिए ब्राजील में जो भी कॉफी का बागान होते हैं उसे हम लोग फेजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं, फेजेंडा कहते हैं। बिल्कुल आप याद रखिएगा, एग्जाम में सेम टू सेम प्रश्न पूछा जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि सहकारी कृषि सबसे ज्यादा अधिक सफल किस देश में रही है।
तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि सहकारी कृषि के बारे में बात किया जाए, हमेशा आप लोग डेनमार्क को सही कीजिएगा। डेनमार्क में सबसे ज्यादा सफल रही है। एग्जाम में कई बार लगातार प्रश्न पूछ दिया गया है, तो हर बार हम इसका सोल्यूशन इसीलिए करवाते हैं। तो चलिए आप बताइएगा कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि जो होता है उसमें प्रति व्यक्ति उत्पादन जो होता है हमेशा आप लोग याद रखिएगा क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। तो आप इसीलिए ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार लगातार पूछा गया है। ठीक है, और उसके बाद बताइएगा 15 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है बच्चों। तो द्वितीय क्रियाकलाप कौन सा नहीं है, तो याद रखिएगा विनिर्माण जो है द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, बिल्कुल आप दिमाग में फिट कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है कि टोयोटा क्या है, टोयोटा की कंपनी किस देश की है। तो टोयोटा कंपनी के बारे में बात करते हैं तो टोयोटा जो है ना बाबू जापान का है। कहाँ का है, जापान का है। तो आप बिल्कुल सही कीजिएगा, याद रखिएगा टोयोटा का कार भी आता है। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास 17 नंबर का दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है, क्या व्यापार या सेवाएं हैं, या कृषि है, या खनन है, या निर्माण है। तो बच्चों याद रखिएगा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है। तो यहाँ पे सही कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए को, व्यापार और सेवाएं जो है ना बाबू तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, बिल्कुल आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद 18 नंबर का प्रश्न हमारे पास आ गया है कि सिल्क मार्ग मतलब कि क्या होता है, कि रेशम मार्ग क्या है, रेशम मार्ग किसको जोड़ता था। तो रेशम मार्ग के बारे में जब भी आपसे बात कर ली जाए हमेशा याद रखिएगा किसको जोड़ता था, चीन को रोम से जोड़ता था। बिल्कुल बिल्कुल आप याद रखिएगा चीन को रोम से जोड़ता था रेशम मार्ग मतलब कि सिल्क मार्ग। ठीक है, उसके बाद चलिएगा बताइएगा 19 नंबर प्रश्न का आंसर आप कि सुएज नहर किसे जोड़ती है। अभी तुरंत आपको हम बताएं बच्चों कि सुएज नहर जो जोड़ती है ना जी किसको जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। और इस प्रश्न को तो हम कहेंगे आप 100% इंपोर्टेंट कर दीजिएगा, 100 स्टार लगा दीजिएगा। इसके बाद एक जस्ट प्रश्न आएगा, इसको भी आप जरूर कीजिएगा क्योंकि जब भी हम प्रश्न का सॉल्यूशन करवाते हैं ये दोनों प्रश्न को एक साथ रखते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्या है कि पनामा नहर किसे जोड़ती है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। तो पनामा नहर जो जोड़ती है ना बाबू याद रखिएगा सिंपल सा प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से ऐड करती है, जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और उसके बाद 21 नंबर का प्रश्न विख्यात है, बिहार बोर्ड का सबसे फेवरेट प्रश्न आ गया है कि बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा किसका परिवहन किया जाता है। सीधा साथ रखिएगा पेट्रोलियम का, किसका, पेट्रोलियम का परिवहन किया जाता है। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा पेट्रोलियम का परिवहन किया जाता है। और उसके बाद प्रश्न है हमारे पास कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के बारे में बात करते हैं तो रूस में अवस्थित है। कहां पे अवस्थित है, रूस में अवस्थित है। सभी बच्चे बिल्कुल याद रखिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो हमारे पास 23 नंबर का प्रश्न आ गया है कि उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है। तो उत्तर अटलांटिक मार्ग किसको जोड़ता है, तो याद रखिएगा बाबू उत्तर अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा, कभी गलती का कोई चांस ही नहीं है। और जितना बता रहे हैं परीक्षा से पहले उसको हम 100% रट कर जाइएगा। और बताइएगा 24 नंबर में प्यारे 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 बालक कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों। तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ है बाबू, तो याद रखिएगा वियना में है। कहाँ पे है, वियना में। बिल्कुल आप पेशेंस रखिएगा, जितना 12th ज्ञान आपको बता रहा है संतोष भैया आपको जितना बता रहे हैं उतना पढ़ करके जाइएगा, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। और आप बताइएगा 25 नंबर का प्रश्न कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। तो भारत की पहली जनगणना जो हुई थी इसके बारे में सीधा सीधा आपको याद रखना है 1872 ईस्वी में हुई थी। आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, कभी भी गलती नहीं होगा। एग्जाम में मल्टीपल क्वेश्चन इसी टाइप का आपका पूछा जाएगा। ज्योग्राफी का मोस्ट इंपोर्टेंट और वायरल क्वेश्चन आ गया। और बताइएगा कि भारत में पहली संपूर्ण मतलब कि नियमित जनगणना जो है कब हुई थी। तो भारत में पहली संपूर्ण जनगणना के बारे में बात करते हैं तो याद रखिएगा 1881 ईस्वी में। और जब बात किया जाए कि भारत में पहली जनगणना तो 1872 में। दोनों में आप लोग अंतर को समझ जाइएगा, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। और सभी बच्चे जो भी बच्चे बिहार बोर्ड की परीक्षा में अब की बार बाबू
400 पार करना चाहते हैं, वे लोग क्या कीजिएगा, सभी सब्जेक्ट पे बराबर ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। और आप बताइएगा कि 2011 का जब जनगणना हुआ था तो उसके अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था, तो सिंपल याद रखना है कि 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा होगा बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होगा, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास 28 नंबर का आ गया। तो आप बताइएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास आ गया, तो थोड़ा सा बाबू आप पेशेंस रखिएगा, इसके साइज को हल्का सा हम कम कर देते हैं क्योंकि आप सबको देखने में यहाँ पे परेशानी हो रहा है। तो चलिए बताइएगा, 29 नंबर का प्रश्न हमारे पास आ गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे कम लिंगा जो अनुपात था हरियाणा का था। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है 30 नंबर का, तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है, तो भारत में सबसे ज्यादा सबसे अधिक लिंगानुपात जो है ना बाबू केरल का है। कहां का है, केरल का है। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आ गया 31 नंबर का। तो आप इस यहाँ पे बताइएगा कि भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा नगर के बारे में बात करते हैं तो मुंबई है। कौन सा है, मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा नगर है। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल लगाते चलिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है कि धारावी झुग्गी बस्ती कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा मुंबई में स्थित है। धारावी झुग्गी बस्ती जो है मुंबई में स्थित है। परीक्षा में कई बार लगातार पूछा जाता है इस तरह के प्रश्न। और आप बताइएगा नेक्स्ट प्रश्न जो है कि जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है बाबू, आपको सिंपल याद रखना कि जमशेदपुर जो है औद्योगिक नगर है। बिल्कुल बिल्कुल सही होगा, आपका एग्जाम में कभी भी गलती नहीं होगा। और उसके बाद बताइएगा नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास आ गया 34 नंबर का कि भिलाई किस वर्ग का नगर है, तो भिलाई के बारे में बात करते हैं ना बाबू, ये भी क्या है, औद्योगिक नगर ही है। भिलाई क्या है, औद्योगिक नगर है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास आ गया 35 नंबर का, बताइएगा कि रबी फसल किस ऋतु में बोई जाती है। तो देखिए बाबू, रबी फसल जो होती है, जो मतलब दलहन उलहन जो इसमें आता है, तो रबी फसल जो बोई जाती है हमेशा याद रखिएगा शीत ऋतु में बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु में काट ली जाती है। तो बोई जाती है शीत ऋतु में। और उसके बाद 36 नंबर का प्रश्न हमारे पास आ गया है कि खरीफ की फसल किस ऋतु में बोई जाती है, तो जस्ट इसका उल्टा होगा। खरीफ की फसल जो किस ऋतु में बोई जाती है, वर्षा ऋतु में बोई जाती है। ऑप्शन नंबर ए को, जैसे कि अभी धान की रोपाई की जा रही है। ठीक है, तो अभी वर्षा का समय है। और उसके बाद 37 नंबर का प्रश्न हमारे पास आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन से एक नगदी फसल है, तो नगदी फसल कौन सा है बाबू, तो नगदी फसल के बारे में बात करते हैं तो चाय और कपास जो है ना क्या है, एक नगदी फसल है। बिल्कुल बिल्कुल आप याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो हमारे पास 38 नंबर का क्वेश्चन आ गया। और आप बताइएगा कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई है, तो भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत की गई है कब की गई थी, 1960 के दशक में की गई है। बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद 38 नंबर का प्रश्न हमारे पास आ गया 39 नंबर का क्वेश्चन है। इसका कहना है ना कि भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है, तो सिंपल याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। बिल्कुल बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। उसके बाद 40 नंबर का प्रश्न हमारे पास आ गया है दोस्तों कि भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो भारत में गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन जो किया जाता है यूपी में किया जाता है, उत्तर प्रदेश में किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल आपका सही होगा, सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन यूपी में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास 41 नंबर का आ गया है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन जो किया जाता है असम में किया जाता है। कहां पे, असम में, जो कि अभी फ्लड वहां पे आया हुआ है। और उसके बाद बताइएगा 42 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो अंकलेश्वर जो है ना बाबू सीधा सा याद रखिएगा गुजरात में है। कहां पे है, गुजरात में है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास आ गया 43 नंबर का। इसका सिंपल सा कहना है कि बॉम्बे हाई किसके लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, पेट्रोलियम के लिए बॉम्बे हाई प्रसिद्ध है। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास आ गया 44 नंबर का। तो इसका सिंपल सा कहना है कि झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, झरिया से याद रखिएगा झारखंड। क्या याद रखिएगा, झरिया से याद रखिएगा झारखंड, कभी भी दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद क्या है
नेक्स्ट प्रश्न 45 नंबर का, और केवल 5 प्रश्न बचा है, वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा कि तारामंडल परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो तारामंडल परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है ना बाबू, महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास आ गया 46 नंबर का, तो आप इसका आंसर बताइएगा गोलो कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो अवस्थित है, किस राज्य में अवस्थित है, याद रखिएगा राजस्थान में है। कहां पे है? राजस्थान में। काफी 100% करेक्ट आंसर आपको बताया जा रहा है। और इसका पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा और बताइएगा कि भारत के सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो भारत का सिलिकॉन वैली जो कहा जाता है, बेंगलुरु को कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास आ गया है 48 नंबर का, तो आप आंसर बताइएगा कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कौन सा है। क्या है? हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता हावड़ा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 को आप लगाते चलिएगा, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह से पूरा डेडिकेशन जुनून के साथ वीडियो को देखिएगा, एग्जाम में बाबू दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद बताइएगा 49 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है। देखिए बाबू, जब भी अम्लीय वर्षा होती है उसका सबसे ज्यादा प्रमुख कारण क्या होता है? वायु पोल्यूशन होता है। यहाँ पे वायु प्रदूषण होता है। ऑप्शन नंबर 1 को बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। जब वायु अत्यधिक प्रदूषित हो जाती है तो इसके वजह से अम्ल वर्षा होती है। और उसके बाद आज के क्लास का सबसे अंतिम प्रश्न हमारे पास आ गया है, बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध पोताश्रय है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कर दीजिएगा, विशाखापत्तनम। आपका बिल्कुल बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन का सोल्यूशन करवा दिए। आप कमेंट करके बताइएगा कि 50 में से आपका कितना सही हुआ। आप जरूर कमेंट कीजिएगा, सभी बच्चे के कमेंट को लाइक करेंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगा ना बाबू, सबसे पहले वीडियो को एक बार अपने भैया के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, आपके जितने भी ऐसे दोस्त हैं जिनके पास पैसा का कमी है या अपना तैयारी नहीं कर सकते हैं, उनके पास जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि अब मेरा मकसद आप सबको हेल्प करना है, आप सबको एक बेहतर परसेंटेज स्कोर करवाना है। और एक प्यारा प्यारा कमेंट करके बताइएगा, सबसे पहला कमेंट बाबू, कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, जरूर कमेंट कीजिएगा। दूसरा कमेंट क्या कीजिएगा कि आपका सबसे ज्यादा कमजोर विषय कौन सा है, आप जरूर हमें बताइएगा, क्योंकि जब आप हमें नहीं बताइएगा तो हम आपका सोल्यूशन कैसे करवाएंगे। तो आप हमें बताइएगा और उसके बाद चलिए आप जो टॉपिक बोलिएगा उसका सोल्यूशन करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।